जैसे सुप्रिया मैम बोली कि मुझे वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था, कितनी सच्चाई है इसके पीछे? ठीक है, मेरा मानना है कि देखो, आपका हर किसी के साथ नहीं जम सकता है, तो उनका किसी के साथ अगर नहीं जमता था तो नहीं जमता था, इट्स ओके। तो इतना प्रेशर सभी के ऊपर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल, एक्टर्स, तो सब हेल्पलेस है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इस चीज़ में। ऐसी भी नहीं है कि चलो कोई एक जगह से लाइक किसी की गलती है, बट वो एक पार्ट एंड पार्सल है। जब आप काम करते हो तो वो होता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे को नहीं लगता है कि इस चीज़ को इतना बड़ा हवा बनाना चाहिए। मैंने मन में ये सोच के रखा था कि 2 साल मैं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अब भूखे पेट भी रोड पे सोना पड़े तो मैं सोऊंगा, भले 3 साल के बाद भी काम मिले ना मिले। मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। अभी मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, सब कुछ मेरा काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजूका टीवी। आज हमारे साथ प्रतीक चौधरी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बजूका टीवी पर। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा। मैं बहुत लेट बोल रहा हूँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच जी। कैसे हो आजकल, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आजकल जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार बर्थडे पे मैं महाकाल गया था। सभी को पता है, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ। और जैसे कि शो हमारा ऑफ एयर हो गया 10 दिन पहले मेरे बर्थडे के, तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। सो मैं इस बार चाहता था कि अपना बर्थडे महादेव के साथ बनाऊँ, तो काफ़ी मज़ा आया। महाकाल गया, ओमकारेश्वर गया, और बहुत मतलब आई थिंक सो ये मेरा बर्थडे अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे आप बोल सकते हैं। मैं ज़्यादातर देखा हूँ बर्थडे में लोग नाइट पार्टी रखते हैं, गोवा जाते हैं, लेकिन एक आप ऐसे बंदे हो जो उज्जैन गए और महाकाल का दर्शन किया। और मतलब वो भी गलत नहीं है जो गोवा जाते हैं या जो जैसा पार्टी करते हैं। मैंने भी अपने पूरा पिछले बर्थडे पे ये सब किए होंगे, बट आई थिंक सो सबके चॉइसेस की बात है, अभी वो क्या चाहते हैं लाइफ में। तो मुझे इस बार कुछ अलग करना था। मुझे सेम वही रेगुलर, वैसे भी ऑनेस्टली मेरे बर्थडे जैसा नहीं होता है। मैं पता नहीं, बहुत लोग उसको बहुत स्पेशल मानते हैं, और लाइक विथ नो ऑफेंस, बर्थडे डेफिनेटली स्पेशल होता है, बट फॉर मी, मेरे लिए स्पेशल हमेशा से वो चीज़ होता है जिस दिन आप कुछ अचीव करते हो। सो उसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ। लाइक अगर मुझे कुछ पार्टी करना है या मुझे कुछ चिल करना है, तो मेरे लिए हमेशा तभी मैं वो मैटर करता है जब लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया है। और हाँ, जो बस उज्जैन की 5 चीज़ें बताइए आप जो आपको बहुत पसंद आई वहाँ पे घूम के। उज्जैन की अगर इस समय जो मैं गया हूँ उसमें 5 चीज़, अभी का जो वेदर है, मतलब बॉम्बे में तो आपको पता ही है कि ठंडी ना के बराबर ही होता है, कभी होता है कभी ना नहीं होता है, बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है, फिक्स नहीं है कुछ भी, और होता भी है तो उतना ठंडी नहीं होता है जितना आपको नॉर्थ साइड में देखने को मिलता है। सो उज्जैन में इस बार मैंने ठंडी एंजॉय की, वहाँ का खाना डेफिनेटली एंजॉय किया। वहाँ मतलब आप गली गली में जाओ, आप पोहा वोहा आप सब चीज़ आपको मिलता है। बट आई एम सो सॉरी, सबसे पहले तो उज्जैन का मैं कहाँ ये सब चीज़ों पे पहुँच गया। मैं सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया ऑफ कोर्स महाकाल, और फिर उसके बाद मैं काल भैरव, बोलते हैं कि अगर आप महाकाल के दर्शन करते हो तो काल भैरव के भी दर्शन आपको करने चाहिए, तभी जाके वो पूरा कंप्लीट होता है। सो जब मैं इसके पहले महाकाल गया था, जब मुझे बीच में एक दिन यूनिट ऑफ मिला था, तो एक दिन में मुझे महाकाल भी जाना था, ओमकारेश्वर भी जाना था, और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे नहीं पता था कि महाकाल के बाद आपको काल भैरव भी जाना पड़ता है और उनके भी दर्शन करने होते हैं। सो इस बार मेरा ये था कि महाकाल के बाद तुरंत मैं काल भैरव जाऊँ, तो मैंने वो कंप्लीट किया। फिर उधर काफ़ी, मतलब मैंने ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है मैंने कुछ कम ही मंदिर होंगे जो मैंने छोड़े होंगे। मैं चिंतामणि मंदिर गया जो गणेश जी का होता है, फिर उधर मैं इस्कॉन टेम्पल गया उज्जैन में, फिर और बगलामुखी करके भी एक काफ़ी फेमस मंदिर है, वो उज्जैन से एक 100 किलोमीटर दूरी पे है। वो मैं उधर मैं गया, और सबसे बेस्ट तो मुझे भस्म आरती अटेंड करने का मौका मिला, जो कि बहुत फेमस है और बहुत आई थिंक सो सिलेक्टिव लोगों को ही मिल पाता है। जी।
मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इट्स लाइक कि आपको रात को ही पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि वो उसका दर्शन सुबह को पूजा 5:30 को होता है कुछ, तो आपको रात के 12-2 बजे ही लाइन में लग जाना पड़ता है। और उस दिन मैं पूरा ओमकारेश्वर का दर्शन करके आया था, और मेरी तबीयत भी ऑलमोस्ट काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि क्या होता है आप सडनली एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो उधर का वेदर और पूरे टाइम बाहर का खाना था, मुझे ऐसा भी नहीं था कि घर का खाना मिलेगा वो। सो मेरी तबीयत वो टाइम पे थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पता नहीं कितने लोगों को ये जो भस्म आरती होता है उसमें महाकाल दिखाई देते कि नहीं देते, बट मुझे दिखाई दिए। क्या बात। और ऐसा मेरी मॉम ने भी कहा था, जब जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि दिखाई देते हैं आपको। तो मेरा एक यही था कि यू नो लाइक आई विश मुझे बस वो दिखाई दे दे। बट वही होता है कि आपको वो टाइम पे ये नहीं कि आप मोबाइल से वीडियो निकाल रहे हो, आप इधर उधर लगे पड़े हो, मतलब आपको बहुत लीन होना पड़ता है उस चीज़ में, एकदम पूरा डूब जाना पड़ता है। सो मैं वही भाव से गया था और मज़ा आ गया। महाकाल का नाम लो तो सबसे पहले केदारनाथ का ही याद आता है, कोई भी हो जी। हाँ, नहीं अगर शिव जी का भी अगर बात कर लूँ, नाम ले तो केदारनाथ का ही नाम सबसे पहले आता है दिमाग में। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चॉइसेस की बात है। सब जैसे सबका अपना 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 है, मतलब किसी को महाकाल उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता, मतलब सब तो एक ही है, इंडियन सबका रूप एक ही है। सो बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि केदारनाथ, बस वही है, मेरे को लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइप होगा, उसीलिए शायद केदारनाथ के अब लोग बातें करते हैं, बट ऐसा पर्टिकुलर एक नहीं है। मेरे हिसाब से तो जितना 12 ज्योतिर्लिंग हम बोलते हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही है। आप जाना पसंद करोगे केदारनाथ? आई थिंक तो मैंने अभी तक 4 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए हैं। 4 ज्योतिर्लिंग? 4। कहाँ? एक तो ओमकारेश्वर में, एक महाकाल ऑफ कोर्स जी, एक भीमा शंकर में एक है, और एक बनारस में मैं शूट करने गया था, तभी मुझे मौका मिला था 21 में। लेकिन तभी वो टाइम पे मुझे 12 ज्योतिर्लिंग है। कौन से शो का था वो? कुछ एपिसोडिक में कर रहा था। अच्छा। सिंदूर की कीमत के पहले था। हाँ, के पहले था। अच्छा। तो मुझे वो टाइम पे पता नहीं था कि 12 ज्योतिर्लिंग है इस दुनिया में। ये सब इतना मैं मतलब इतना डीप नहीं था तभी, बट वो टाइम पे दर्शन करके आ गया था। और चीज़ें ऑफ कोर्स ये सब करने के बाद आप लेकिन कभी भी जाओ ना तो ये चीज़ सोच के मत जाइए कि यू नो लाइक कुछ अच्छा हो या कुछ, मतलब बस श्रद्धा भाव से जाइए, मेरा मानना है, तो आपको और सुकून मिलेगा। और मुझे लगता है कि ऊपर वाले को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सभी चीज़ जानते हैं। तो उधर जाके आप कुछ मांगे मत, बस जाइए और आनंद लीजिए इस चीज़ का। और बनारस लोग जाते काफ़ी कुछ खाते, बनारस की पान हो गई, कचौड़ी हो गई, आपने क्या क्या एंजॉय किया, कहाँ कहाँ घूमा बनारस में? मुझे याद है एक्चुअली मेरा शूट था मुजफ्फरपुर, नहीं मिर्ज़ापुर में हाँ शूट था। तो जो मेरे प्रोड्यूसर थे और मेरे जो को एक्टर्स थे, तो हम लोग ने पहले ही उनको रिक्वेस्ट किया था वो टाइम पे। सोचो मुझे अभी भी याद है, 3-4 साल पुरानी बात है। तो हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि हमें बनारस घूमना है, क्योंकि उधर से पास है शायद। हाँ, मिर्ज़ापुर से पास है, 2 घंटा लगता है, 2 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप शूट आप लोग कंप्लीट कर लेना, बाकी फिर हम आपको घुमा लेंगे। सो हमारा तो जैकपॉट निकल गया वो टाइम पे कि हम शूट ख़त्म हुआ और हमें बनारस घूमने का मौका मिला, वो भी प्रोड्यूसर के तरफ से। तो मतलब ये तो बोनस ही था हमारे लिए। सो उधर मैं एक्चुअली बहुत फूडी हूँ। मैं अगर कहीं जाने का सोचता हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सिर्फ खाना दिखता है कि उधर का क्या फेमस है, क्या है। मैं थोड़ा रिसर्च ये सब भी करने लग जाता हूँ। तो हाँ, बनारस में जो भी फेमस आइटम, लस्सी, पानी पूरी या जो भी है उधर, मैंने सब खाए। और इनफैक्ट उज्जैन में भी, उसके लिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं मिस नहीं करता हूँ। और वो समय मैं डाइट वाइट ये सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। आपका ड्रीम प्लेस कौन सा है कि वहाँ जाना है मुझे? ड्रीम प्लेस एज सच ऐसा कुछ ड्रीम प्लेस नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि लाइफ में जितने भी स्पिरिचुअल और ये रिलीजियस जगह है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, या फिर
इसके बाद अपना खाटू श्याम जी हो गए। अभी मैं और मेरे दोस्त एक बात कर रहे थे कि नीम करोली बाबा का जो उधर है, उधर भी हमें जाने का मन कर रहा है। मैं बेसिकली अभी बाय द वे मैं अभी इधर भी जाके आया था, शनि सिंगापुर। हाँ, शनि सिंगापुर। तो ये सब मैं अभी जितने भी मेरे को ऑफ डेज मिल रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पहले ये सब कवर कर लूँ। जितना घूमना था, पार्टी वार्टी करने थे, वो सब कर लिए। और ऑनेस्टली अब मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। मुझे लगता है सब चीज़ का एक एज होता है, ऐसा नहीं है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बट अभी फ़िलहाल मुझे ये सब जगह पे ज़्यादा पीस मिलता है, सुकून मिलता है। मैं हाँ, पूजा पाठ में आप बचपन से ही थे या फिर नहीं बाद में आया? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट पहले तो मैं पूजा पाठ नहीं करता था जी। तो मेरे डैड मुझे मार के करवाते थे और मुझे बहुत बोरिंग सा लगता था कि क्या, हर बच्चों को लगता है वो टाइम पे, क्योंकि आपको जब तक चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता है, लाइफ के बारे में पता नहीं चलता है, तो आपको आप इतना, क्योंकि आप बच्चे होते हो, कहाँ आपका दिमाग रहता है, आपका तो खेलने कूदने में दिमाग ही रहता है कि पूरे टाइम बस छूटे और खेलने कूदने जाए। बट जैसे जैसे लाइफ हम बड़े होते हैं, चीज़ों के बारे में पता चलती है। तो हाँ, लेकिन जब से हुआ हो, मुझे आई एम ग्लैड कि मैं रिलीजियस हूँ और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं और दोनों में सुकून है। हम बात करते हैं आपकी शो की, तोसे नैना काफ़ी सुपर डुपर हिट रही जी। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके लाइफ की। किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि आप राजस्थान से थे, राजस्थान से फिर आप दरभंगा गए, बिहार जी। फिर किस तरह से आपकी शुरुआत हुई इंडस्ट्री में कि नहीं, मैं कहाँ नहीं गया। जी, मेरी फैमिली ऑफ कोर्स, जो मेरे एंसेस्टर्स या दादू वादू है, सब लोग उधर से। मैं तो प्रॉपर बॉम्बे से ही हूँ, मेरी स्कूलिंग कॉलेज वाले सब कुछ प्रॉपर बॉम्बे से ही है। शुरुआत बेसिकली ऑफ कोर्स स्कूल ख़त्म हुआ, एक्टिंग का कभी दूर दूर तक नहीं था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। सो हमेशा से ये था कि पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस करूँगा। और या शायद अंदर कोई कीड़ा होगा, बट कभी इतना अपफ्रंट होकर आया नहीं, बिकॉज हमेशा से एक प्रैक्टिकल रहा हूँ और एक प्रैक्टिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ आपको तो पता है मारवाड़ी लोग सिर्फ वो लोग बिजनेस सोचते हैं, पैसे सोचते हैं, और कुछ ज़्यादा उनके दिमाग में रहता नहीं है। सो स्कूल टाइम पे भी मैं मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ में था, लाइक डांस में, फुटबॉल में, काफ़ी चीज़ों में मैं रहा हूँ। कॉलेज में भी सेम ही था, बट वो सब ख़त्म होने के बाद फिर मैं जिम विम में मेरा थोड़ा इंक्लाइन हो गया और फिटनेस के टूवर्ड्स हुआ। और फिर मैं डैड का नहीं, मैंने एक्चुअली खुद का बिजनेस खोला था, बट विद द हेल्प ऑफ डैड ऑफ कोर्स, और काफ़ी अच्छा चला। बट उधर मुझे ना एक वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आई थिंक तो मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, टिल 2018 आई वॉज डूइंग दैट। बट एक वर्क सेटिस्फैक्शन जो होता है, जो आपको लाइक मज़ा आ रहा है, वो नहीं हो रहा था। काम वाइज बहुत पैसे कमा रहा था, सब कुछ सब सॉर्टेड था, बट और फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना है। और अलग मैं इसके टूवर्ड्स, एक्टिंग के टूवर्ड्स मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ दोस्त लोग थे जो एक्टिंग में थे ऑलरेडी जी। और जब आपको तो पता ही है, जब आप थोड़े, अगर ज़्यादा स्मार्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर थोड़े से भी रहते हो तो आपको आसपास के लोग बोलते हैं, अरे तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। सो वो सब सुनता था एक कान से, और बट इस सब चीज़ों के चक्कर में मैं नहीं आया कि कोई बोलता था, बट वो जो अंदर से मैं फील किया। सो अब मुझे लगा कि 3 साल बिजनेस कर रहा हूँ, इतना मैंने डेवलप कर लिया है, और एज भी वो टाइम पे मेरे को लगता था कि एज अब 25-26 हो गया, अब जाके मैं एक्टिंग के लिए बोलूँगा तो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। डैड बोलेंगे इतना फुल बिजनेस सेट है और अभी कहाँ घुसना है, जहाँ अनसर्टन, मतलब ये भी नहीं है ना कि आप, क्योंकि मेरी फैमिली बिलोंग नहीं करती है एक्टिंग से कोई भी, तो कैसे स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा। तो मेरे डैड हमेशा से सपोर्टिव रहे। मेरी फैमिली, मेरे को लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली ने मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और बहुत एक टाइम मैं काम से आ रहा था और मैं थोड़ा सा लो था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मतलब सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं था। मुझे, अगर मैं किसी को देखता था एक्टर्स या टीवी में, तो मेरे को ऐसा लगता है शायद मैं भी उधर हो सकता हो, या मुझे वो करना है यार। तो और मुझे वो उसमें मज़ा भी आता था, तो मैं एक टाइम सिग्नल पे था और मैंने डिसाइड किया अब जाके मैं घर पे बोल देता हूँ कि मुझे
एक्टिंग करना है, जो होगा देखा जाएगा। सो मैंने बोला तो दोनों जन थोड़े, मैं मॉम और डैड दोनों चुप थे। किसी ने, मॉम हमेशा से सपोर्टिव रही है, सुपर सपोर्टिव। सो डैड को सुन के अजीब नहीं लगा ये, बट उनका ये था कि आप जो भी काम करो 100% करो और कंफ्यूज मत रहो और दो जगह पैर मत डालो। सो उनको मैंने ये सब चीज़ बताया तो थोड़ा वो ऑफ कोर्स डैड है तो इतना इजीली भी नहीं बोलेंगे, बट उनका थोड़ा सा व्हाट इफ वाई ये सब सवाल था जी। बट वो फिर मान गए। उनको लगा शायद कि मैं 4-5 महीने करूँगा और वापस आ जाऊँगा, तो उन्होंने वो मेरा जो बिज़नेस था बंद भी नहीं किया। तो लेकिन 4-5 महीने के बाद उनको दिखा कि ये तो आने वाला है नहीं, ये तो फुल फ्लेजेड घुस गया है और यही कर रहा है एकदम ईमानदारी से। तो बस, और मेरे भी दिमाग में ये था, मैंने उनको बोला था कि मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम देना, लेकिन मेरे मन में मेरे को पता था कि मैं 2 साल नहीं, अब मैं करूँगा तो यही करूँगा, क्योंकि मेरे को इधर उधर नहीं घूमना था। और मुझे लगता है कि हर एक्टर जो भी मतलब न्यू कमर्स है, वो अगर ये प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो अपने आप को टाइम मत दो, क्योंकि आप अपने आप को उधर ही रोक रहे हो। यू नो कि मेरे पास सिर्फ 2 साल का समय है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम जर्नी है, इसमें आप 2 साल 3 साल 4 साल नहीं दे सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को फाइनेंशियली भी अपनी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप सबके सर्कमस्टांस अलग होते हैं, जर्नी अलग होते हैं। ग्रेटफुली मेरी फैमिली थी, मैं बॉम्बे से था तो मेरा घर वर सब था, लेकिन मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फैमिली है या तो मैंने कभी मतलब डैड से हेल्प लिया है किसी चीज़ का। जब मेरे अगर वो टाइम पे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अगर मेरे वॉलेट खाली था तो खाली ही रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं डैड से ले लूँ या कुछ भी लाइक। तो मैंने वो सब दिन भी मैंने भी देखे, जबकि मैं चाहता तो मैं उनसे हेल्प ले सकता था हमेशा से, बट मुझे वो चीज़ में ना किक नहीं मिलती है ऑनेस्टली। मुझे हमेशा से मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ बचपन से, और मैंने कभी ऑनेस्टली कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं है कि मेरे डैड के पास क्या है या मेरी फैमिली के पास क्या है। मुझे हमेशा से लगता है कि जो चीज़ भी मैं कमाऊँगा वही चीज़ मेरी होगी, और फिर जो मिलेगा एक्स्ट्रा वो मिलेगा, लेकिन वो तब का तब देखा जाएगा। तो वो टाइम पे भी मैंने स्ट्रगल किया है, और मैंने मन में ये सोच के रखा था कि 2 साल मैं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अब भूखे पेट भी रोड पे सोना पड़े तो मैं सोऊंगा, भले 3 साल के बाद भी काम मिले ना मिले। बट मतलब भगवान के दुआ से इतना स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ा जहाँ मेरे को रोड पे सोना पड़ा। सो पहले साल में ही आई थिंक सो मैंने एक शो किया था, मतलब एपिसोडिक मैंने चालू कर दिया था वो टाइम पे। कौन सा था? काफ़ी टीवी में जो भी आता है एपिसोडिक, मेरे को अब नाम तो याद नहीं है, काफ़ी अच्छे शोज मैंने लीड में वो सब चालू कर दिए, मेरे को मिल गया। मेरे को सबसे पहले परमावतार मिला था, सॉरी मेरा फर्स्ट शो था परमावतार श्री कृष्णा, जो कि बहुत छोटा सा कैमियो था, बट इट वॉज अ गुड रोल बिकॉज वो अर्जुना का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था उसमें। और थोड़े दिनों का ही काम था वो, कुछ आई थिंक सो 10 दिन या 7-8 दिन का काम था। और बट मैंने एक्टिंग उसके पहले सीखी नहीं थी, और उन्होंने मेरे को एक ऑडिशन भेजा था पेनिनसुला प्रोडक्शन करके, तो उधर एक मेरा भाई है असद करके, उन्होंने मेरे को भेजा था ऑडिशन स्क्रिप्ट, मैंने बना के भेज दिया घर से। और घर से तो होता है कि आप 2-3 रीटेक में अच्छा बना के भेज भी सकते हो, राइट? आपके पास टाइम, आप अपने स्पेस में रहते हो। तो मैं सेलेक्ट हो गया, लेकिन उधर सेट पे जाके मुझे बहुत गाली पड़ी थी, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अच्छा। मतलब बहुत वर्स्ट भी नहीं था, लेकिन अप टू द मार्क भी नहीं था। सो मुझे लगा कि सबसे पहले तो मैं क्राफ्ट पे ध्यान देता हूँ, तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अस्मिता थिएटर ग्रुप करके जो है। बेसिकली ये दिल्ली बेस्ड थिएटर ग्रुप है, जहाँ आई थिंक सो हमारी काफ़ी बहुत ही बड़ी एक्टर कंगना रनावत, उन्होंने भी उधर से ही अपना किया है। सो थिएटर किया, और थिएटर के बाद फिर एक वेब शो मिला मुझे, जो कि हमारे थिएटर ग्रुप ने ही प्रोड्यूस किया था मिलके, उन्हीं की टीम। बेचारा कुछ ऐसा नाम, बेचारे करके हाँ। बेचारे जो एमएक्स प्लेयर और अमेज़न पे है, आई थिंक हॉटस्टार पे भी है वो। सो वो किया, और उसके बाद मैं फिर तो लॉकडाउन हो गया 2021। बट ऑनेस्टली मेरे लिए लॉकडाउन बेस्ट रहा है, क्योंकि जस्ट मैं एक्टिंग में आया था,
तो मैंने अपने ऊपर वो टाइम पे, मुझे पता है काफ़ी लोगों के लिए बहुत डिप्रेसिंग रहा है, बहुत फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे, बट मतलब नेगेटिव जोन में जाने से बेटर मुझे पता था ये टाइम मुझे कभी मिलेगा नहीं वापस, इनफैक्ट पूरी दुनिया को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब 100 साल में ऐसे कुछ चीज़ें होती है जहाँ सभी घर पे है, तो जब सभी हेल्पलेस है तो हम नेगेटिव होने से बेटर मैंने उसको बहुत यूटिलाइज़ किया एज एन एक्टर। मैंने वो टाइम पे दिन में मैं घर पे वर्कआउट करता था 2-2 बार, काफ़ी वेब शोज़ मैंने देखे, फिर वेब शो मतलब, और एज एन एक्टर देखा है, मतलब पहले जब मैं एक्टिंग में नहीं था तो ऑफकोर्स आप कैसे भी देखते हो मूवी, लाइक पॉपकॉर्न खा रहे हो, मोबाइल में टाइम पास एंजॉय करते हो, बट अब अगर मैं कुछ देखता हूँ तो एक सीन को भी मैं ऐसे जाने नहीं देता हूँ, या तो फिर मैं उसको पॉज कर देता हूँ और मैं अपना जो काम है वो कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ही फोकस के साथ मैं उस चीज़ को देखता हूँ, बिकॉज अब चीज़ें अलग हैं, मतलब अब वो मेरे लिए एक स्टडी की तरह है, एग्ज़ाम की तरह है। तो वो सब किया लॉकडाउन, और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ वापस से एपिसोड 1 जैसे ही ख़त्म हुआ, एपिसोड 1 ये सब मैंने स्टार्ट किया, और तुरंत उसके बाद मेरे को सिंदूर की कीमत मिल गया 4 लाइन से, जो कि मेरा डेली सोप में सबसे बड़ा शो था, पॉपुलर शो था, बहुत हिट गया। आई थिंक सो ऑलमोस्ट 500 एपिसोड्स हम लोग ने कंप्लीट किया है सिंदूर की कीमत में, और वो शो मैं लाइफ में ऑफकोर्स इनफैक्ट मेरे काफ़ी शो, मतलब सभी शोज़ में मेरे दिल के बहुत करीब है, और जितने भी कैरेक्टर्स अश्विन अवस्थी या संजीव चंदेल या डेविल से शादी में राजवीर सिंघानिया, सभी बहुत क्लोज़ है मेरे। सो सिंदूर की कीमत किया 1.5-2 साल हम लोग ने किया, उसके बाद फिर डेविल से शादी किया, फिर उसके बाद तो उससे नैना मिलाई के मिला, और उसके बाद अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जी, आगे भी आपको अच्छा शो मिलेगा। शुक्रिया जी सर। सर उस दौर के बारे में जानना चाहूँगा जिस दौर में लोग लंबी लाइन लगा के ऑडिशन देते हैं, काफ़ी रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है, उस दौर के बारे में आप बताइए। तो मेरा जो थिएटर ग्रुप था वो आराम नगर में था, तो वहाँ तो मैं रिहर्सल ये सब के लिए जाता था। बेसिकली उधर जितने भी आराम नगर में है ना, सब वेब शोज़ और एड्स ये सब के ऑडिशंस ज़्यादा होते हैं। टीवी के बहुत ही आई डोंट थिंक सो टीवी के होते होंगे, तो मेरा तो हमेशा से मुझे टीवी ही करना था, बिकॉज आई डोंट नो मेरे अंदर क्यों ऐसा है कि आई वांट टू डू टीवी, बिकॉज आई फील टीवी बहुत लोग टीवी पता नहीं क्यों टीवी को थोड़ा कभी कभी कम भी समझते हैं, बट टीवी बहुत ग्रैंड है, लाइक उनकी फैन मतलब इतने लोग देखते हैं, और आपको हर दिन देख रहे हैं, आप हर दिन ऑडियंस के साथ रूबरू हो सकते हो, इससे बड़ी चीज़ आपको क्या चाहिए। मतलब मूवीज़ साल में एक बार आते हैं, लोग 2 घंटा 3 घंटा देखते हैं, फिर लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन टीवी से आप कनेक्टेड रहते हो। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टीवी किया है, मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल, मतलब ख़तरनाक फ़ैन फॉलोइंग है। सो मुझे लगता है टीवी इज़ वेरी गुड यार। मुझे तो टीवी के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, और एज एन एक्टर ऑल्सो आपको काफ़ी पॉलिश करता है, बिकॉज हमें 10-5 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलता है, और आपको नॉन स्टॉप आपको इतने बड़े बड़े सीन्स डेली आपको आना है, 5 मिनट पहले आपको सीखने के लिए टीवी बेस्ट है, सीखने के लिए भी और अपना क्राफ्ट दिखाने के लिए भी, और हर चीज़ के लिए टीवी ठीक है। मतलब जिस चीज़ में आपको टीवी मेरे को लगता है कि टीवी हर चीज़ में बेस्ट है। हाँ, उसके बाद चॉइसेस आपके बदलनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे मोनोटोनस हो जाता है चीज़ें। जैसे अगर मैं नॉन स्टॉप चीज़ें कर रहा हूँ टीवी 4-5 साल, तो उसके बाद एक बार लगेगा यार अब कुछ नया करना है, क्योंकि एज एन एक्टर भी आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, राइट। एक टाइम के बाद मैं भी टीवी के से निकलना चाहूँगा, मैं आई वांट टू डू वेब सीरीज़, मूवीज़, बट वो सबका एक स्टेज है जब आएगा तब। बट फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी विद टीवी। और हाँ, जैसे कि आपने OTT से ही शुरुआत किया है, आपका वेब सीरीज़ आया था जो। हाँ, नहीं उसके पहले टीवी हो गया था। टीवी हो गया था जी। अब OTT को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि OTT आने से न्यू कमर को काफ़ी चांस मिल रहा है, लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कोरोना के टाइम में ही पंचायत आया था OTT पे, काफ़ी हिट साबित हुई थी। आप किस तरह से देखते हैं OTT को? मैं सभी प्लेटफॉर्म को ऑनेस्टली आज के टाइम पे ना एक ही लेवल पे देखता हूँ। और आप सिर्फ OTT या टीवी की बात मत करो, आप अपना जो हमारा रील है इंस्टाग्राम का, आप
आज ज़माना बदल गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि टीवी या ये बंदे कहीं से भी फेमस हो सकता है, कुछ भी लाइफ में कहीं भी पहुंच सकता है। मतलब आप सोच लो, एक 10,000 के फ़ोन से, कैमरे से, एक सिंगल, मतलब उनको टीम भी नहीं चाहिए, वो अपने वीडियोस बना के, बेसिकली हम जो ये सब चीज़ें करते हैं लोगों का प्यार पाने के लिए करते हैं, राइट, फेमस होने के लिए करते हैं। तो आप कहीं से भी हो सकते हो। मतलब अभी आप भुवन भवन या जितने भी हमारे सारे ये इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है, यूट्यूबर्स है, वो लोग कहाँ टीवी से, OTT से, इनफैक्ट उनसे मेरे को लगता है कि मुझे अगर 5 जन जानते होंगे तो उनको 5 करोड़ लोग जानते हैं, जबकि मैं टीवी कर रहा हूँ, जबकि वो लोग रील्स बना रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे कुछ ऐसा बड़ा छोटा नहीं है। इनफैक्ट बड़े बड़े एक्टर्स जो बड़े बड़े फिल्म जिसमें 10 करोड़ 50 करोड़ लगे रहते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं और उनको कोई जानता भी नहीं। जो न्यू कमर्स आते हैं और जो आज के टाइम पे एक रील बना देते हैं, उनके आप व्यूज़, लाइक, कमेंट्स, ये सब देखोगे तो अलग ही लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि किस्मत की बात है, मेहनत की बात है, और कोई प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं है। मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री की, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसमें आप मेहनत को मानते हो या नसीब को मानते हो? यार ऑनेस्टली अब मुझे तो नहीं पता है कि लक मेरा कितना है या कितना होगा। मुझे बस ये पता है कि हार्डवर्क मैं कितना कर सकता हूँ। लक डेफिनेटली होता होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर आज मैं ये घर पे पैदा हुआ हूँ, कल को मतलब वो तो लक तो उधर से ही शुरुआत हो जाती है कि कोई बच्चा ये घर पे पैदा हुआ है, वो घर पे पैदा क्यों नहीं हुआ है, मतलब अमीर घर में, गरीब घर में। तो आई थिंक सो वो लक से ही, वो किस्मत की बात है। सो किस्मत, लक डेफिनेटली होता है, बट वो सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता ही नहीं हूँ। मैं बस एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रहता हूँ कि हार्डवर्क। और हमेशा से मेरा बचपन से ऐसा है, इनफैक्ट स्कूल टाइम से भी, कि मुझे रिज़ल्ट का कभी डर नहीं लगता है। मुझे हमेशा डर लगता है कि अगर मेरे हाथ में था कि मैं अपना 1000% दे सकता हूँ, और मैंने मतलब 999% भी दिया, 1% भी मैंने कम दिया, तो मेरे को रिग्रेट होता है, और किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। मैंने अगर 1000 दिया और उसके बाद चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मेरे लिए सेटिस्फैक्शन हमेशा से ये रहा है कि मैं बस अपना 100% दूँ जो मेरे हाथ में है। मैं अपना पूरा खून पसीना उस चीज़ में डाल दूँ वो पाने के लिए। बाकी होना नहीं होना वो तो फिर ऊपर वाले के हाथ में, और जितना जो लिखा है उसको उतना ही मिलना है। सर, हर किसी का ड्रीम हीरो होता है। आपका ड्रीम हीरो कौन है कि इसके साथ स्क्रीन शेयर करना है मेरे को? ऑनेस्टली मुझे सिर्फ 2 एक्टर्स, मतलब एक्टर्स तो सभी पसंद है जी। आप देखोगे कि एक एक्टर से आप एक चीज़ नहीं ले सकते हो। जैसे अभी शाहरुख खान को हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब रोमांटिक हीरो, अगर हम बोले रोमांस जो स्क्रीन पे दिखाते हैं, उनसे बेस्ट कोई नहीं दिखा सकता। एक्शन बोले तो सलमान खान से बेस्ट कोई नहीं दिखा सकता। सो हर एक्टर में एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे में नहीं है। तो सभी एक्टर्स मेरे को अमेजिंग लगते हैं, और उसीलिए वो एक लेवल पे है। आप किससे इंस्पायर होते हो? मैं शाहरुख खान से डेफिनेटली बहुत इंस्पायर हूँ। शाहरुख खान एंड सलमान खान जी। मुझे दोनों में से अगर चूज़ करने बोले तो मैं चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही का ऑरा जो है, दोनों का ये जो वाइब है, वो आई थिंक सो नेक्स्ट लेवल है। उसीलिए आई थिंक सो वो लोग है अभी वही लेवल पे। सो मेरे को लगता है ये दोनों को कोई बीट नहीं कर सकता है। जी। अब मैं आपकी शो की बात करता हूँ, तो से नैना मिले की बहुत सुपर डुपर हिट था वो, दंगल टीवी का। क्या कारण था वो शो बंद हो गया? हमें भी नहीं पता हमें भी नहीं पता कि बंद क्यों हुआ। हमें तो बस आई थिंक सो एक हफ्ते पहले एक मैसेज आ गया सभी एक्टर्स को कि लास्ट डेट ये है और शो रैप अप हो रहा है। तो मतलब बट ठीक है यार, आई थिंक सो हमने हिट दिया, 1.5 साल शो चला और ऑडियंस अभी भी इतना प्यार करती है। मैं तो जब उज्जैन भी गया था, आपको आइडिया नहीं है कि मुझे लगा मेरे को कोई पहचानेगा नहीं इतना, और मैं बहुत नॉर्मली ही निकल रहा था, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत रेडी होके, बट काफ़ी लोग पहचाने। और उससे पता चलता है कि हमारा शो कितना अच्छा किया है, क्योंकि हम यहाँ से तो हम सेट पे जाते थे, सेट से घर जाते थे, और मैं जिम जाता था, तो पता तो चलता नहीं है कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है और कितना पॉपुलर है हमारा शो। लेकिन
हाँ, लेकिन तो फिर हमें भी न्यूज़ वो बाद में पता चला और आई थिंक सो ठीक है, जो जितना मेरे को लगता है कि जिसका जितना लिखा है वो उतना ही होता है। तो फिलहाल के लिए वो शो का उतना ही था, वो रीज़न कुछ भी हो। और फिर अभी बोल रहे सीज़न 2 आएगा, तो जब आएगा तो बस बनाएंगे हम सीज़न 2। सर शो बंद होने के बाद किसी बातचीत होती है आपकी? हाँ, ऑफ कोर्स। एक्चुअली शो के टाइम पे मैं सभी के साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि आप 13 घंटा क्या, हम लोग नायगांव में तो 15 घंटा शूट करते थे। तो इतना टाइम बिताने के बाद ऑफ कोर्स एक फैमिली बन जाती है, और सिर्फ एक्टर्स के साथ ही नहीं, पूरी टीम के साथ। बट जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक वाइब शेयर करता था मैं, वो सुप्रिया, शिव और शालिनी मैम। तो ये 3 हम साथ में ही खाते थे। शिव भाई का तो पहले थोड़ा ट्रैक ख़त्म हो गया था, लेकिन जितना भी तब तक बॉन्डिंग था। और इनफैक्ट अभी शिव को आपको पता होगा कि शिव और उन भाभी जो उनकी वाइफ है, उनका बेबी शावर है 22 को। सो मैं, सुप्रिया, शालिनी मैम, हम लोग सब साथ में ही जा रहे हैं। तो हम लोग 2 दिन से कॉल पे यही बातें कर रहे थे कि कैसे निकलना है, क्या करना है, सब कुछ। तो ऑफ कोर्स अभी भी टच में हूँ, और हम लोग मतलब 1.5 साल साथ में बैठ के लंच करते थे। तो ऑफ कोर्स वो मतलब बॉन्ड तो वो रहेगा ही जो है, और वो लाइफ टाइम के लिए बॉन्ड। सुप्रिया जी भी हमारे यहाँ आई थी, उनका पॉडकास्ट हुआ था यहाँ पे। उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा उससे? जी ऑफ कोर्स पूछा, आपकी तारीफ की है। लेकिन बाकी लोग जैसे सुप्रिया मैम बोली कि मुझे वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था, मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, ये सब? जी ये सब भी बोले हैं मैम। उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उनका काफ़ी खिंचाई किया जाता था। कितनी सच्चाई है इसके पीछे? देखो ऑनेस्टली, अब वो उन मतलब चीज़ें अब क्या, देखो जो उनका था कुछ इश्यूज सुप्रिया का, और ठीक है, मेरा मानना है कि देखो आपका हर किसी के साथ नहीं जम सकता है। तो उनका किसी के साथ अगर नहीं जमता था तो नहीं जमता था, इट्स ओके। आई थिंक तो कई बार आप घर पे भी जब फैमिली के साथ रहते हो जी, तो कभी कभी भाई बहनों के बीच में भी झगड़ा होता है, पेरेंट्स के साथ भी इश्यूज होते हैं। तो जब आप 15 घंटा एक जगह पे बिता रहे हो और डेली आप शूट कर रहे हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और प्रेशर इतना रहता है कि आपको आप तो आए हो हमारे सेट में, हमने कहा मैं आया हूँ, आपको पता टीवी की लाइफ आपने देखी है एक्टर्स की, जहाँ हमें बिजी खाना खाने का मौका नहीं मिलता है। हमारा ब्रेक, लंच ब्रेक कितने देर का होता था? 15 मिनट कई बार, और इवनिंग का तो कुछ नो ब्रेक पे हम शूट करते थे। ये सब आपको पता है कि टीवी कैसा है, बेसिकली हम कैसे फंक्शन करते हैं, और गलती किसी की नहीं है, क्योंकि टेलीकास्ट हमें हर दिन देना है, राइट? 7 डेज हमारा टेलीकास्ट था, तो इतना प्रेशर सभी के ऊपर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल, एक्टर्स, तो सब हेल्पलेस है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इस चीज़ में। ऐसी भी नहीं है कि चलो कोई एक जगह से लाइक किसी की गलती है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इट्स नॉट ओनली विथ लाइक सुप्रिया और किन्हीं का ऐसा इश्यूज़ है, इश्यूज सबके होते हैं, बट वो एक पार्ट एंड पार्सल है। जब आप काम करते हो तो वो होता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे को नहीं लगता है कि इस चीज़ को इतना बड़ा हवा बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है। आपको नहीं लगता कि कोई भी सेट हो जहाँ पे नोक झोंक हो गया तो शो बंद होने का कारण वही नोक झोंक बनता है? मेरा मानना है कि जो चीज़ बंद होना है लाइफ में वो बंद होगा। अब उसमें आप रीज़न ये बोल दो कि नोकझोंक हो या जो, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है लाइफ में। हम इंसानों की एक्सपायरी डेट है, और हर चीज़ एक वक्त के बाद ख़त्म होता ही है, राइट? तो अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो रीज़न अब उसका वो होगा कि ये चीज़ के कारण हुआ, लेकिन उसका लिखा उतना ही था। बोलते हैं ना कि जिसके हाथ में जितना, मतलब जिसका जितना दाना लिखा रहता है वो उतना ही उसको मिलना है, और उसका उतना ही चलना है। तो हमको तो ये चीज़ सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने एक हिट शो दिया एंड वी कंप्लीटेड मोर देन लाइक 426 और 27 एपिसोड्स। सो हम उस चीज़ को क्यों सोचे कि क्यों बंद हुआ, कब बंद हुआ? आई थिंक सो ये तो एक सक्सेसफुल स्टोरी है हमारे लिए कि हमने इतना एक माइलस्टोन अचीव किया है।
पता नहीं इंसानों में एक ये है कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और जो पॉजिटिव साइड है उसको तो हम भूल ही जाते हैं। तो मैं तो खुश हूँ कि हमने सबने मिलके एक हिट शो दिया और मेरे करियर के लिए तो काफ़ी अच्छा है ऑनेस्टली, बिकॉज मैं अब बहुत न्यू कमर तो अपने आप को नहीं बोलूँगा, बट जर्नी अगर जब आपकी स्टार्ट फर्स्ट 500 एपिसोड आप देते हो, फिर सेकंड आप 427 तक देते हो, तो मुझे लगता है कि आई थिंक आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ और मुझे और अच्छा करना है और लोगों को और ऑडियंस को और एंटरटेन करना है। और बेसिकली जिस चीज़ के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है, उसके अलावा पैसा सब इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, बट मैं सिर्फ प्यार चाहता हूँ। और मुझे जो प्यार मिला है इस शो से, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मेरा वो चीज़ कोटा पूरा हो गया इस शो से फ़िलहाल के लिए। जब तक सीज़न 2 नहीं आता है तब तक के लिए तो मुझे जितना इस शो से चाहिए था वो मिल गया मुझे। सर आपने सिंदूर की कीमत भी किया है, तो उसे मिला के नैना, आपको नहीं लगता कि टर्निंग पॉइंट मुझे मिल गया या मैं अभी भी तलाश में हूँ टर्निंग पॉइंट का? टर्निंग पॉइंट तो अभी तो शुरुआत ही है, टर्निंग पॉइंट तो अभी बहुत आगे है। तो टर्निंग पॉइंट आप किस वे में बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे होता है ना कि ब्रेक, बड़ा ब्रेक ऐसा कुछ? नहीं, जैसे अभी बॉबी देओल का टर्निंग पॉइंट एनिमल हुआ साबित। करेक्ट, बट यार उन्होंने बहुत एक ब्लॉकबस्टर दिया है और हम उनको एनिमल से तो मतलब हर चीज़ बड़ी होती है, बट मैं उनके लेवल तक अभी नहीं पहुंचा हूँ। मतलब मैं तो उनसे कंपेयर भी नहीं कर सकता बॉबी देओल या किसी से भी। मुझे लगता है अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ऑनेस्टली, और काफ़ी चीज़ लाइफ में अचीव करना, बस यही है कि शुरुआत अच्छा है और बस शुरुआत अच्छा है और महादेव का साथ रहे तो एंड जर्नी तक स्मूथ रहे, अच्छा रहे, मस्त रहे। और अप्स एंड डाउन तो डेफिनेटली वो तो होता ही है, वरना लाइफ ख़त्म है आपकी, बट कम रहे अप्स एंड डाउन, अप ज़्यादा ही रहे, डाउन कम रहे बस जी। साथ ही सिंदूर की कीमत और तो से मिला के नैना, दोनों में तो से नैना मिलाई के इन दोनों शो में सबसे ज़्यादा कौन सा शो को आप मिस करते हो, कौन से किरदार को आप ज़्यादा जिए हो? मेरे लिए मैं ऑनेस्टली एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड है, दोनों कैरेक्टर मेरे लिए। क्योंकि क्या है आपको मैं बताऊँ रीज़न इसका, क्योंकि दोनों कैरेक्टर बहुत सिमिलर थे, दोनों सुपर पॉजिटिव थे। और टीवी का एक और चीज़ है कि अगर आप पॉजिटिव करते हो तो ऑडियंस आपको वैसे देखने लगती है। टीवी नहीं, मतलब हमारे जो फिल्म लाइन का चीज़ है, मतलब कुछ भी आप शो बनाते हो, जैसे अभी अगर कोई नेगेटिव करता है तो एक इम्पैक्ट ऑडियंस, मतलब जो थोड़े बच्चे होते हैं या जो कोई भी होता है तो वो थोड़ा सा उनको वैसे ही सोचने लगते हैं कुछ लोग। तो लकीली जैसा मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा दोनों में वर्क भी नहीं करना पड़ा ऑनेस्टली, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा सिंपल सॉर्टेड और पॉजिटिव ही रहना पसंद करता हूँ। और दोनों कैरेक्टर वैसे ही है, मेरा लाइक लुक से लेके मेरे ड्रेसिंग सेंस दोनों में सेम ही थे, जैसे मैं नॉर्मली पहनता भी हूँ। तो दोनों में से मैं चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों मतलब क्योंकि वो सब मेरे को प्ले करने को मिला ये दोनों शो में, जो हमेशा से मैं सोचता था लाइक ये अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो कैसे, मतलब कैसा लगूँगा। तो काफ़ी ऐसे हीरोइक सीन्स दोनों में मुझे मिला है, मौका मिला है। और संजीव का तो ऑफकोर्स मतलब हर एक मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक काफ़ी हमारे शो में पॉजिटिव नेगेटिव लोग हुए। जैसे हमारे अगर देव बाबा भी थे, जो देव नारायण, वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। इनफैक्ट चाचू भी जो मेरे थे वो भी नेगेटिव। राजीव आपको पता है वो पूरे टाइम नेगेटिव ही रहा है, फिर पॉजिटिव हुआ है, फिर नेगेटिव रहा है। हंसिनी भी नेगेटिव। तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है एक जो कुहू और एक संजीव शो में थ्रू आउट पॉजिटिव रहे। और मुझे लाइक मैं राइटर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को कभी नेगेटिव नहीं किया, बिकॉज मुझे अंदर से कभी एज एन एक्टर तो आपको करना चाहिए ये सब परफॉर्म डेफिनेटली, बट कभी मन नहीं किया। मुझे बहुत इन्जॉय कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बस सेट पे जा रहा हूँ और मैं अपने ही लाइन्स बोल रहा हूँ और मस्त था। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ओवरऑल। आपका पॉकेट एफएम में आया था, शिम्बुल के साथ आया था, डेविल की शादी, डेविल से शादी, किस तरह का रहा एक्सपीरियंस पॉकेट एफएम का?
यार वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था और वो भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि सुम्बुल को मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि जब मैं सिंदूर की कीमत कर रहा था वो सेम प्रोडक्शन हाउस का शो है, 4 लैंड्स। सो वो इमली कर रही थी तभी, तो मैं जो फर्स्ट टाइम उससे मिला था जब इमली का सक्सेसफुल पार्टी था कुछ 400, और तब मैं गया था, तब उससे फर्स्ट टाइम मैं मिला था और काफ़ी अच्छी एक दोस्ती टाइप हो गई थी। तो जब हम लोग डेविल से शादी में, जब पहले तो मैं डेविल से शादी के लिए मैं मना कर रहा था ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे आफ्टर सिंदूर की कीमत आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग बिग, लाइक यू नो, लाइक जो थोड़ा स्टेबल शो रहे या ये रहे। तो ये अचानक से इन्होंने बोला कि ये 1-2 दिन का ही काम है और ये कुछ हम एक प्रोमो बना रहे हैं, तो मुझे इतना समझ नहीं आया। बट उन्होंने फिर काफ़ी अपने जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कुछ रेफरेंस वीडियोस उनके भेजे और मुझे लगा कि बिकॉज क्वालिटी वर्क बहुत ही बेहतरीन, मतलब आप लिटरली ऐसा देखोगे कि ये फिल्म टाइप का कुछ बना हुआ है। और सब पॉकेट एफएम का मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, बट जो मेरे डायरेक्टर थे कुलदीप सिसोदिया, उनका काम बहुत प्यारा है। लाइक वो छोटी सी छोटी चीज़ में भी है ना वो वर्क करते हैं, इसीलिए डेविल से शादी इतना हिट गया और इतना प्यारा बना है दिखने में भी। जब भी जो भी लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि यू नो लाइक ये तो पूरी एक फिल्म की तरह दिखता है, बहुत प्यारा है। अगर आपने देखा होगा तो उसको जो बनाया है। और ऑनेस्टली मैं इसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा, आप भी तो मेहनत किए हो सर। नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, ये इसका पूरा श्रेय मैं अपने डायरेक्टर को देना चाहूँगा, कुलदीप सिसोदिया को। जबकि मैं उनके साथ इतना फेमिलियर नहीं हूँ, मतलब मैं इज़ नॉट लाइक कि मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ जो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो दिन के बाद से आज तक हमारी कभी बात भी नहीं हुई है। वो फर्स्ट डे ही था जो हम मिले और बात ही की, लेकिन ऑनेस्टली मेरे अंदर से जो अगर उन्होंने काम निकाला है तो पूरा क्रेडिट मैं उनको ही दूंगा। और तो मुझे नहीं पता था सुम्बुल इस चीज़ के लिए मेरे ऑपोजिट है। अगर मुझे पता होता जिस समय ये लोग ने मुझे कॉल किया था पॉकेट एफएम के लिए कि सुम्बुल है ऑपोजिट, तो मैं तो पहले ही हाँ बोल देता, क्योंकि उसके साथ एक अगर आप किसी को जानते हो तो आपको और आप थोड़ा एक्साइटेड भी रहते हो और आपको पता भी रहता है कि चलो यार अच्छा ही होगा प्रोजेक्ट। तो जब मुझे पता चला तो मैं और एक्साइटेड हो गया और हम लोग ने बहुत अच्छे से शूट किया और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग फिर जब मैं तो उससे नैना मिलाई के कर रहा था और शी वॉज डूइंग काव्या। हाँ, आपको पता है जब पॉकेट एफएम ने हमने ये किया वो इतना वायरल हुआ था कि ऑडियंस बोल रही थी कि इसके ऊपर आप लोग को एक वेब शो बनाना चाहिए। मेकर्स के पीछे पड़ गए थे ये लोग, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम दोनों को अलग अलग शो मिल गया। लाइक 1 महीने के अंदर ही हमने एक शो पकड़ लिया। तो पता नहीं वो चीज़ कभी आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, क्या हुआ। बट फिर सुम्बुल से वो एप्पल स्टूडियो में आई थिंक सो उसका सेट था, तो हम जाते थे वहाँ पे कवर करने। हाँ, तो मैं तो उससे क्या, हमारा जो टीम थी, हमारा शूट एक टाइम उधर हुआ था, तब उससे मिला था और हम लोग ने रीयूनाइट जो बोलते हैं, हम लोग ने एक फ़ोटो क्लिक करके डाला था। और तभी भी फैंस लोग यू नो लाइक आप लोगों को फिर से साथ में आना चाहिए, अभी तक आता है। मतलब फैंस का ऐसा है कि आप और सुम्बुल किसी एक प्रोजेक्ट में साथ में दिखो। अब आई होप जितने भी हमारी जनता देख रही है वो मैनिफेस्ट करे और मैं भी मैनिफेस्ट करूँ और कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके हम उनके लिए आए। सर अगर मैं दोस्ती और लव की बात करूं तो सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है आपके नज़र में? दोस्ती और लव जी, दोनों ही है ना। दोनों को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? दोनों अलग चीज़ है। अगर आप बोलोगे माँ और बाप में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो दोनों ही है। इसमें तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, राइट। आप पेरेंट्स और दोस्त में बोलोगे तो डेफिनेटली हम बोलेंगे पेरेंट्स, लेकिन अगर आप दोस्त और लव में बोलोगे तो वो डिपेंड करता है आपके बॉन्ड के ऊपर। आपका दोनों दोस्त भी है तो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कितना मतलब आप एक्चुअल फ्रेंड है, हाय हेलो वाला फ्रेंड है, क्या सामने हाय और पीछे फेक, तो वो मैटर करता है। तो अगर आपका, जैसे मेरा एक दोस्त है तुषार करके, जो बेसिकली मेरे भाई जैसे ही है, भाई जैसे कि भाई ही है, सगा भाई नहीं है बट सो अब उसके साथ मेरी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कल को अगर मेरी इन केस अगर मेरी शादी भी होती है तो मैं चूज़
वो फिर वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, दोनों मतलब बॉन्ड के ऊपर है, बस इतना कहना चाहूँगा। जी। किसी से प्यार हुआ है आपको, कोई है? नहीं, अभी तो मैं प्यार मुझे सिर्फ अपने काम से है और मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। अभी मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, सब कुछ मेरा काम है और बस। और मैं इस चीज़ से इससे मैं कभी ब्रेकअप भी नहीं करना चाहूँगा। तो बस यही कभी आपका दिल टूटा है? दिल टूटा है? ये हर पॉडकास्ट में पूछते ही है क्या लोग? दिल टूटा है? नहीं, ऐसा कुछ दिल विल नहीं टूटा है, आई थिंक सो। मैं अभी सिर्फ अपने काम को लेकर अगर कुछ 19-20 हमेशा से आप सिंगल ही रहे? हाँ, हमेशा। सच बोलो। नहीं, वो सब देखो क्या होता है, वो सब फिलहाल मतलब मैं इट्स लाइक नो कमेंट्स। मतलब ठीक है, जो मतलब कुछ जी मतलब ठीक है, कर दो, खुलासा कर दो। कुछ खुलासा वाली बात नहीं है। बट अभी मेरा हमेशा से बस ऑनेस्टली जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, मेरा एक ही चीज़ है और एक ही लक्ष्य है कि मैं अच्छा काम करूँ और अपनी जनता को एंटरटेन कर पाऊँ। और जिस चीज़ के लिए आया हूँ ईमानदारी से काम करूँ, उनका बस प्यार चाहिए मुझे फ़िलहाल। तो मेरा फोकस और गोल अभी सिर्फ और सिर्फ ये काम है, उसके अलावा मुझे कहीं भी डिस्ट्रैक्शन फ़िलहाल के लिए तो। और ऐसा अब देखो, लाइफ आपके हाथ में नहीं होती है, आप हमेशा करना कुछ और चाहते हो और बन कुछ और जाता है, क्योंकि वो लिखा कुछ और है, राइट। तो अब आगे कुछ हो जाए उसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन मैं ये करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ काम पे फोकस करूँ। आगे अगर कुछ होगा तो आपके अगले पॉडकास्ट में आके बताएंगे ना। जरूर डन, हम खुद देख लेंगे आपको। हाँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो वैसा है जी। अभी बिग बॉस की बात कर लेते हैं हम। हाँ। आप बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हो इन दिनों? नहीं, मैं बिग बॉस एक्चुअली मैंने लास्ट जो सीज़न देखा है वो सिद्धार्थ शुक्ला का देखा था। उसके बाद मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया। कई बार मेरे को देखने का भी मन किया, बट इतना इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि नॉन स्टॉप हम टीवी कर रहे हैं। आप जब टीवी करते हो ना, आपकी पर्सनल लाइफ आपको पता है एक्टर्स की बहुत कम हो जाती है। आई एम हैप्पी अबाउट इट, इट्स नॉट लाइक आई एम कंप्लेनिंग, बिकॉज हमें यही चाहिए, राइट, काम ही चाहिए। तो फिर कंप्लेन करके कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, आप लिमिटेड चीज़ें कर पाते हो। तो वो टाइम पे आने के बाद आप टीवी के सामने नहीं बैठना चाहोगे, क्योंकि पूरे टाइम आप कैमरा के सामने आप पूरे 14-15 घंटा डेली 300 दिन रहते हो। तो वहाँ से आने के बाद यू नीड फ्रेश एयर। आप या तो मुझे जिम से थोड़ा सा हाँ लगाव तो है, और प्लस मुझे वो मेरे लिए बेसिकली वो आप बोल सकते हो ना, गेट अवे, आपको थोड़ा सा ब्रेक या फ्रेशमेंट देता है बेसिकली। तो जिम में जाके अपना वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा शांति मिलती है। तो शूट के टाइम पे मैंने बस यही किया। थोड़ा बहुत रील वगैरह तो देख लेते होंगे गाड़ी वगैरह में, कहीं फ्री रहते होंगे? रील, हाँ रील तो क्योंकि हम पूरे टाइम हम इतना गंदा एडिक्शन है ये, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपको पता है मुझे, आई डोंट लाइक सोशल मीडिया, बट एज एन एक्टर यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपको फैंस को अपने BTS भी देना पड़ता है। आज इंटरव्यू भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज फैंस को चाहिए आपके पर्सनल लाइफ के बारे में उनको जानना है, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए। और ये हमारा आई थिंक सो फ़र्ज़ भी बनता है। अगर वो हमें इतना मानते हैं, वो इतना प्यार करते हैं, तो हमें उनके लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके लिए भी करना पड़ता है, और हम खुद अपने लिए भी करते हैं। तो रील्स हाँ, जब बैठे रहते हैं तो थोड़ा स्क्रॉल करते रहते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड ही करूँ, क्योंकि वो नेवर एंडिंग है और वो एडिक्शन है गंदा, कि आप बस कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मुझे प्रोडक्टिव रहना बहुत पसंद है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी पूरा दिन में मैं 2-3 घंटा लोगों को देखते मैं बिताऊँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे देखें, उनके 2-3 घंटा जाए, बट मैं अपने 2-3 घंटा कुछ प्रोडक्टिव या कुछ अच्छा करूँ लाइफ में। कोई आपका फ्रेंड वगैरह गया है वहाँ पे जिसे आप जानते हो? चाहत गई है? चाहत गई थी, फ्रेंड नहीं है वो मेरी, मतलब मैं नॉट इन अ बैड वे, फ्रेंड एज इन लाइक हम लोग साथ में काम किए हैं। वो सिंदूर में भी आई थी जब महा एपिसोड था, होता है ना जब दंगल 2 शोज एक साथ आते हैं। और अभी रिसेंटली जब हम तोसे कर रहे थे तो नायका में भी वो हमारे एक एपिसोड में आई थी, तो हमारा सीन था उनके साथ। तो वैसे ही जानते हैं। और फिर अवार्ड शो ये सब जो दंगल का होता था उसके थ्रू जानते थे। तो वो भी था, अविनाश भी तो पहले कर रहा था, अविनाश मिश्रा, या मतलब सेम ही शो तो कर रहे थे वो लोग, नत, तो वैसे जानते हैं।
बाकी और मैं पर्सनली किसी को इतना नहीं जानता। जी चाहत का गेम देख पा रहे हो आप? मैं तो सीजन ही नहीं देख रहा हूँ। हाँ, तो चाहत का गेम तो पता ही नहीं मुझे क्यों, कैसा खेल रही है। बहुत अच्छा खेल रही है। अच्छा खेल रही है जी, गुड। रजत दलाल काफ़ी, आप जानते हो रजत दलाल को? हाँ, मतलब लाइक अब जानता हूँ बिकॉज क्लिप्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे वो छोटे मोटे। हाँ, तो हाँ, बिग बॉस के घर में इस समय उनको ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में नहीं है, कोई अखाड़े में कूद गए हैं और सबसे फाइट करते जा रहे हैं। रजत, हाँ, मैंने कुछ ऐसा क्लिप्स देखे हैं। अब सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, क्या बोल सकते हैं। अब मेरे हिसाब से तो सिर्फ आपको उधर ये नहीं दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि इट्स ओवरऑल गेम, दिमाग, पेशेंस कितना है आप में, सब चीज़ होगा। बट अब देखते हैं। अब मैं कुछ ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता बिकॉज मैंने गेम देखा नहीं है। देखा होता तो मैं प्रॉपर्ली बोल सकता था कि ये गलत है या वो गलत है। जितने भी कंटेस्टेंट है, आप टॉप 3 में किसे किसे देखते हैं? मैं तो तब देख सकता हूँ जब अगर मैंने सीज़न को फॉलो किया होगा। तो मैंने तो फॉलो किया ही नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ पे। बट विवेन का जब मैंने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखे थे, लोग उनको सिद्धार्थ शुक्ला से भी कंपेयर कर रहे थे कि वैसा ही खेल रहा है। तो वो टाइम पे जितने मैंने क्लिप्स देखे थे और मैंने कुछ ग्लिम्स उनके देखे थे, तो मुझे भी वो काफ़ी सॉर्टेड लगा। तो मुझे लगा कि आई थिंक सो टॉप 3 में क्या, इनफैक्ट उसे ही जीतना चाहिए। बट अब कैसा चल रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, वो तो मैं देख के ही मैं टॉप 3 बोल सकता हूँ। रैंडम नाम लेना मतलब बनता ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें कितना कीमती समय दिया। कीमती समय आपने दिया मुझे। जी, आपने भी हमें दिया। हाँ। अपने ऑडियंस को, फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने ऑडियंस और अपने फैंस तो क्या ही बोलूँगा, एक्सटेंडेड फैमिली जो है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं और दीपक भाई हम लोग मिलके आपके लिए एक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। और ये पॉडकास्ट करने का रीज़न यही था कि आप मुझे थोड़ा और पर्सनली जानो। और दीपक भाई ने काफ़ी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो शायद आप भी सोचते होंगे या आपके मन में भी मुझे जानने का होगा। तो इन्होंने सारे सवाल पूछ लिए मेरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक में। तो जिन्हें भी मुझे थोड़ा और पर्सनली जानना है और थोड़ा डिटेल में जानना है, तो ये पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। और बाकी दीपक भाई आप बताइए। बहुत अच्छा हुआ हमारा भाई के साथ, एक हमारा बॉन्डिंग भाई जैसा है। करेक्ट। हमें भी बहुत आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अपने ऑडियंस और अपने फैंस तो क्या ही बोलूँगा, एक्सटेंडेड फैमिली जो है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं और दीपक भाई हम लोग मिलके आपके लिए एक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। और ये पॉडकास्ट करने का रीज़न यही था कि आप मुझे थोड़ा और पर्सनली जानो। और दीपक भाई ने काफ़ी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो शायद आप भी सोचते होंगे या आपके मन में भी मुझे जानने का होगा। तो इन्होंने सारे सवाल पूछ लिए मेरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक में। तो जिन्हें भी मुझे थोड़ा और पर्सनली जानना है और थोड़ा डिटेल में जानना है, तो ये पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए।